Hello students, myself Suraj Vishwakarma. I am from Jaunpur, UP. I have completed my masters in organic chemistry specialization from BHU or RC. I have teaching experience of more than 2 years. Today's topic of discussion is acidic character of aromatic carboxylic acid, in which we are going to learn an important concept, that is ortho effect. Let's start our topics. आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसमें हम लोग इसके एसिडिटी कैरेक्टर की बात करेंगे। एसिडिक कैरेक्टर। आज हम लोग अपना टॉपिक एक एग्जांपल से शुरू करेंगे। आपके सामने कुछ इस प्रकार से अगर प्रॉब्लम आ जाए और कुछ ऐसा हो, बेंजीन पे COH हो, उसके मेटा पे CH3 ग्रुप लगा दूं, और अगला अगर एग्जांपल हो COH और पैरा पे CH3 ग्रुप, और आपसे बोल दिया जाए इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आप निकालिए। अगर मैं इसको फर्स्ट नंबर बोल देता हूं, इसको सेकंड बोल देता हूं, इसको थर्ड बोल देता हूं, तो आप कैसे करोगे? तो देखिए, आप कहोगे सर आपने एक कंसेप्ट बताया था कि एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने से बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वहां पे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, और कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखिए, इन तीनों पे आप कहोगे सर तीनों में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो सर हम ये देखेंगे कहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर बहुत कम है। तो अगर इसमें देखेंगे यहाँ पे सिर्फ प्लस आई लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे है। मेटा पोजीशन पे हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस काम नहीं करता है। लेकिन अगर मैं तीसरे और पहले की बात करूं, इसमें क्या है, पैरा पे है तो इसमें प्लस एच लगेगा, प्लस आई लगेगा। और अगर मैं पहले की बात करूं, यहाँ पे भी आर्थो पे है तो प्लस एच लगेगा, प्लस आई लगेगा। तो इतना हमको समझ में आ गया कि सेकंड वाले में जो इलेक्ट्रॉन रिलेजिंग पावर है वो बहुत कम है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन रिलेजिंग पावर कम मतलब एसिडिटी ज्यादा। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड ऑर्डर लिखूं तो आप कहोगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन बहुत कम हो पा रहा है, इसको आप सबसे नंबर 1 पे रख दिया। फिर इसके बाद आप कहोगे सर अगर फर्स्ट और थर्ड की बात करूं तो फर्स्ट और थर्ड में हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है। लेकिन हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। तो हम इससे हाइपर कंजुगेशन से डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन जितना यहाँ लगेगा उतना ही यहाँ लगेगा। तो हम डिसाइड किससे करेंगे? हम डिसाइड करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पे है, लेकिन आप जानते हो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। और यहाँ पे नजदीक है, डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, डोमिनेंट होगा, यहाँ पे कम होगा। यहाँ पे अगर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब इसकी एसिडिटी इससे क्या होगी, कम होगी। तो हम फर्स्ट को लास्ट में रख देंगे और बीच में क्या आ जाएगा, 2 3 1। लेकिन आपका ए आंसर गलत है। और ये वही क्वेश्चन है जहां से मैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, दैट इज आर्थो इफेक्ट। अगर मैं इसका बोलूं करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। बस पहले वाले को हम, ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम सबसे पहले रख देंगे। बाकी का ये देखिए 2 3 पोजीशन सेम है, बस हमने क्या किया, जो पहला वाला था उसको सबसे आगे रख दिया। तो करेक्ट ऑर्डर ये होगा। आप अगर ध्यान से देखोगे पहला वाला क्या है, आर्थो क्या है, सब्सटीट्यूशन है। मतलब क्या है, आर्थो सब्सटीट्यूटेड है। क्या है, आर्थो सब्सटीट्यूटेड। आप कहोगे सर इस आर्थो सब्सटीट्यूशन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसकी एसिडी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जा रही है बाकी और एसिड के कंपेयर में? ठीक है, मैं इसी पॉइंट पे आता हूं। अगर मैं आपको इसका उत्तर देना चाहूं कि आखिर ऐसा क्या बात है जिसकी वजह से
आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेन इन दोनों से ज्यादा है, तो इसका उत्तर आता है आर्थो इफेक्ट से। तो हमारा यहीं से टॉपिक स्टार्ट होता है आर्थो इफेक्ट। हमारा कंसेप्ट शुरू होता है आर्थो इफेक्ट का। तो हम आर्थो इफेक्ट अपना कंसेप्ट शुरू करते हैं। तो आर्थो इफेक्ट शुरू करने से पहले हम एक एक बात को जान लेंगे कि आर्थो इफेक्ट क्या होता है, आर्थो इफेक्ट के बारे में कहाँ सोचना है, और आर्थो इफेक्ट कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम लगेगा। ठीक है, जैसे हमने आर्थो इफेक्ट से क्या सीखा, हमने आर्थो इफेक्ट से ये सीखा कि यदि कोई एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसके आर्थो पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूशन कर दिया गया है, मतलब कोई भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड यदि आर्थो सब्स्टिट्यूटेड हो, उस पर चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, उससे लेना देना नहीं है, तो उसकी एसिडिटी बाकी एसिड से हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। आर्थो इफेक्ट यही कहता है कि ये क्या है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके आर्थो मैंने क्या लगा दिया, कोई ग्रुप लगा दिया। ये क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो सकता है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, इससे लेना देना नहीं है। बस हमको ध्यान देना है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड यदि आर्थो सब्स्टिट्यूटेड है तो उसकी एसिडिटी हमेशा ज्यादा होगी बाकी के एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड यदि आर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, इसकी एसिडिटी हमेशा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से बाकी से ज्यादा होगी। आप ये कहोगे सर हमको इतना तो समझ में आता है कि कहीं भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो एसिडिटी बढ़ाएगा, लेकिन सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो भी एसिडिटी कैसे बढ़ जा रही है। ठीक है, मैं यही बताने वाला हूं, सुनिएगा ध्यान से। देखिए यहां क्या है, CO डबल बॉन्ड OH है, ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर। ये क्या करेगा, यहाँ पे कंजुगेशन में जाएगा तो क्या बना लेगा, कुछ हमारे पास सिस्टम इस प्रकार से बन जाएगा, O पे नेगेटिव डबल बॉन्ड OH प्लस। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन कंजुगेशन करके कुछ इस प्रकार से बना दिया। ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाने से बहुत ज्यादा पागल हो जाता है। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि OH बॉन्ड आसानी से टूट जाए। ये OH बॉन्ड आसानी से जितना टूटेगा उतना ही सिस्टम में H प्लस जाएगा और हमारी एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, ये बेंजीन अपना क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से क्या करेगा, देगा। अगर ये बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको वापस देगा तो ये वापस से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये जो बांड था टूट नहीं पाएगा, मतलब ये बांड का टूटना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक ऐसा केस लेता हूं, अगर ऐसा है आपके पास, यहां पे मैंने कोई ग्रुप लगा दिया तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपके सामने कुछ सिनारियो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहां क्या आ गया, मैंने इसके आर्थो पे क्या लगा दिया, एक ग्रुप लगा दिया। अब जैसे मैंने इसके आर्थो पे ग्रुप लगा दिया तो ये जो कार्यक्रम चल रहा था अभी रेजोनेंस का, एक कार्यक्रम यहां नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहां इनके बीच क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस से एक क्या कार्यक्रम हो गए, जो हो रहा था ये बंद हो जाएगा। तो इस बार ये वाला कहानी नहीं होगा, लेकिन ये वाला कहानी जरूर हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आने से क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन और OH का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा और खींचते खींचते क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, वीक हो जाएगा और OH प्लस क्या हो जाएगा, सिस्टम में चला जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, एसिडिक स्टेज बढ़ जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ रेजोनेंस क्यों नहीं हो रहा है, मैं कहूंगा कि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है। यहाँ क्या है, एक ग्रुप आ गया और यहाँ ग्रुप है, इनके बीच स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये क्या करेगा, ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस को एवॉइड करना चाहेगा, तो ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। मैंने क्या बताया, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, कंजुगेशन कब क्या होता है, जब सारे एक ही प्लेन में हो तब कंजुगेशन होता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, पहले क्या था, मान लीजिए पहले ऐसे था, ये बेंजीन है और ये COH ग्रुप है, ऐसे था। लेकिन अब क्या किया मैंने, इस जो मैंने आर्थो पे ग्रुप लगाया इसकी वजह से ये जो COH ग्रुप है, मैं क्या बोल रहा हूं, बाहर चला जाएगा प्लेन से।
पहले ऐसे था जब मैंने आर्थो पे सब्स्टिट्यूशन नहीं किया था तब तो सब कुछ अच्छे से चला था रेजोनेंस, लेकिन मैंने क्या किया, आर्थो पे सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से इन दोनों ग्रुप के बीच स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ए वाला पूरा ग्रुप है आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। ये बताइए, अगर ए आउट ऑफ प्लेन है, ए बेंजीन रिंग है और ए ग्रुप COH ऊपर है प्लेन के, तो क्या इसमें रेजोनेंस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, रेजोनेंस नहीं हो पा रहा, रेजोनेंस डिस्टर्ब हो गया। तो मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से जो COH ग्रुप का इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस अच्छा से हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। मतलब यहाँ एक तरह से रेजोनेंस क्या हो गया, रेजोनेंस में रुकावट आ गई, रेजोनेंस खत्म हो गया। तो ये जो पूरी कहानी हम पढ़ रहे हैं, जो रेजोनेंस में रुकावट आए, इसी पूरे कार्यक्रम को हम क्या बोलते हैं, SIR। क्या बोलते हैं? SIR। SIR का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कहोगे सर स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। क्या बोलोगे? स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। सर आप इतनी बड़ी इंग्लिश लिखे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं बताता हूँ। SIR फुल फॉर्म होता है स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। मतलब ये कि रेजोनेंस में रुकावट। आखिर यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ अच्छे से रेजोनेंस चल रहा था, लेकिन यहाँ स्टेरिक आर्थो ग्रुप पे मैंने जैसे ही कोई ग्रुप लगाया आर्थो पोजीशन पे, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से एक ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला गया, यहाँ रेजोनेंस क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब एक तरह से रेजोनेंस में क्या आ गया, रुकावट। रुकावट किसने डाला? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। अब मैं पूछूं कि इसमें रुकावट क्यों आया है, ये जो आर्थो सब्स्टिट्यूशन है यही स्टेरिक फैक्टर का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से हमको एक बात समझ में आ गई, जो आर्थो इफेक्ट का रीजन है वो रीजन है SIR। मतलब आर्थो इफेक्ट दो वजह से हो सकता है। आर्थो इफेक्ट का रीजन दो रीजन है। पहला रीजन SIR की वजह से आर्थो इफेक्ट लग रहा है। मतलब पहला रीजन क्या है, SIR। एक दूसरा रीजन भी होता है, आर्थो इफेक्ट दो की वजह से लगता है। एक SIR, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ठीक है, तो हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे तो आपको और एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। आपके सामने कुछ प्रॉब्लम इस प्रकार से आ जाए, COOH। यहां पे मैंने क्या किया, COOH के आर्थो पे मैंने यमी लगा दिया, और अगले केस में मैंने क्या किया, COH के दोनों आर्थो पे मैंने यमी लगा दिया, और अगले केस में मैंने क्या किया, COH है यहाँ पे इस दोनों आर्थो पोजीशन में CMe3 ग्रुप लगा दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि आप इसका एस्टिक स्ट्रेंथ ऑर्डर अरेंज करो। आप कैसे करोगे? आप कहोगे सर अगर मैं पहले केस में बात करूं, पहले केस में कोई भी आर्थो पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ, लेकिन बाकी इन केस में तीनों में क्या है, आर्थो पे क्या है, ग्रुप बैठा हुआ, मतलब आर्थो सब्स्टिट्यूशन है, मतलब हम इसमें आर्थो इफेक्ट लगा सकते हैं। तो इतना पक्का हो गया सर कि इन तीनों की एसिडिटी इससे तो पक्का ज्यादा होने वाली है। आपकी बात भी बिल्कुल सही है। तो इसको मैं 4 नंबर दूंगा, मतलब इसकी एसिडिटी सबसे कम। अब इसमें आपको बतानी है कि इन तीनों में एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी। अगर आप इसमें देखोगे, इसमें एक ही आर्थो पे ग्रुप है, एक ही ग्रुप है, लेकिन इसमें इसके भी आर्थो पे, इसके भी आर्थो पे, मतलब इन दोनों में दो दो आर्थो पे ग्रुप बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही है। और मैं बताया जो SIR होता है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला नंबर ऑफ ग्रुप्स, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, बल्कि ग्रुप। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर इन तीनों में केस में देखेंगे तो इस केस में सिर्फ एक ही ग्रुप है, लेकिन इन दोनों में दोनों आर्थो पे ग्रुप बैठा हुआ है, तो इन दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा होगा, लेकिन इसमें एक ही है। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम, मतलब SIR कम लगेगा, मतलब यहाँ आर्थो इफेक्ट कम लगेगा, इसलिए एसिडिटी इन दोनों कंपेयर में इसकी कम हो जाएगी। इसको 3 दे दिया। अब इन दोनों में देखेंगे, इसमें भी सर दो दो ग्रुप बैठा हुआ है, यहाँ भी बैठा हुआ है, तो हम अगला केस देखेंगे बल्कि ग्रुप। जब नंबर ऑफ ग्रुप सेम हो जाए तो हम देखेंगे बल्कि ग्रुप। आपको पता है जो CMe3 ग्रुप है बहुत ही लार्ज ग्रुप होता है कंपेयर टू Me, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा। तो बहुत ज्यादा होगा, SIR ज्यादा लगेगा, तो एसिडिटी भी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। तो इसको हम नंबर 1 बोल देंगे, इसको नंबर 2 बोल देंगे। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए और कुछ ऐसा आ जाए तो आप कौन सा कंसेप्ट लगाओगे?
आप कहोगे सर बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें भी आर्थो पे क्या ग्रुप बैठा है, इसमें भी आर्थो पे, मतलब दोनों आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है। बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन सर आप कहोगे कि यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे लेस बल्कि है, तो उसके वजह से इसकी एसिडिटी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन आपका यहाँ आंसर गलत है, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। जो इसका करेक्ट आंसर होता है वो इसकी एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, इसकी एसिडिटी ज्यादा हो जाती है। मैं क्या बताया, आर्थो इफेक्ट दो फैक्टर पे काम करता है, SI/R इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इसमें क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। कैसे, देखिए इसका जब आप कंजुगेट बेस बनाओगे, जब H+ देने के बाद कंजुगेट बेस बनाओगे और यहाँ पे H है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन या H क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो कंजुगेट बेस है क्या हो रहा है, कंजुगेट बेस स्टेबलाइज हो रहा है। और मैंने बताया था कि जो एसिडिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। मतलब कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल, एसिडिटी उतनी ही ज्यादा स्टेबल। तो इन दोनों केस में यहाँ पे कंजुगेट बेस बहुत ही अच्छे से स्टेबलाइज हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसलिए इस केस में इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर वर्क कर रहा है, एसिडिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम समरी देखते हैं, आखिर हमने क्या पढ़ा। हमने दो बातें जाना। सबसे पहले हमने ये जाना कि यदि कोई भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है और अगर उसके आर्थो पे हम कोई ग्रुप लगा दे, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, इससे मैटर नहीं है, उसकी एसिडिटी बाकी एसिड से हमेशा ज्यादा हो जाती है। दूसरी बात हमने ये देखा कि हमेशा आर्थो इफेक्ट का रीजन SI/R नहीं होता, कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पे भी आर्थो इफेक्ट डिपेंड करता है। उस केस में हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें उस केस में कंजुगेट बेस बनाकर उसकी स्टेबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।